चालू कौन कौन है भाई? दिशा, देवांशी, मैत्री। Good evening, हेलो sir. एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। क्या हाल है? Good evening, sir. वेरी गुड इवनिंग। अच्छा, देयर आर सम न्यू स्टूडेंट्स। अच्छा, सात तो लास्ट क्लास में था, यूएस देयर। देव्यम भी लास्ट क्लास। कौन कौन है? जुआरिया, यू आर न्यू वन। Am I right? जुआरिया, you are new one? Yes, sir, Juveria. अच्छा, जुवेरिया, आई एम सॉरी। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था, पहले बताओ बच्चे लोगों को। सर हमने रिप्रोडक्शन हो गया। हाँ, क्या पढ़ा हुआ था हम लोगों ने? Sir, events in sexual reproduction कर रहे थे। अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने कर लिया था। वी वर अबाउट टू स्टार्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इज इट सो? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन Yes, sir. ये स्टार्ट करने वाले थे, ठीक है। सो यस सर, नए चैप्टर के साथ शुरू कर रहे थे। नए चैप्टर के साथ शुरू करने वाले थे। हाँ, नए चैप्टर के साथ शुरू करने वाला था, राइट। तो नया चैप्टर हमारा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। तो जस्ट गिव मी वन सेकंड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। तो पहले हम लोग को देखते थे, मुझे लगता है कि शायद लास्ट क्लास में हमने ये भी डिस्कस किया हुआ था, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, बट कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं इसे। देखो, फ्लावरिंग प्लांट में
कौन है वेटिंग में? अच्छा मैत्री, सभी लोग आ गए, स्टार्ट किया जाए? अभी तो कोई Yes, sir. वेटिंग में नहीं है, ठीक है। हाँ तो देखो अभी क्या है कि फ्लावर में रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या क्या होते हैं, वो बात तो ठीक है। इससे पहले कुछ बेसिक चीजें हम लोग समझ लेते हैं, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे फ्लावर में कौन कौन से और भी पार्ट हो सकते हैं। तो पहले ये तो रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गए जो हम लोग देख रहे हैं, दीज आर रिप्रोडक्टिव पार्ट। अभी आप कह सकते हो कि रिप्रोडक्टिव पार्ट ये सेपल इज नॉट रिप्रोडक्टिव पार्ट, और यू कैन से पेटल इज नॉट रिप्रोडक्टिव पार्ट, बट इट्स नॉट लाइक दैट, दे आर एसेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट। वो कैसे, देखिए अभी क्या है कि कार्पेल इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो किसी भी प्लांट में जो फ्लावर होता है वो उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। उसका पर्पस होता है कि फ्लावर की जनरेशन को प्रोपोगेट किया जाए, उसे आगे बढ़ाया जाए। तो इसके लिए यहां पर आप देखेंगे कार्पल इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। कार्पल को अपन 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कार्पल का जो सबसे नीचे वाला पार्ट है, दिस लोअर मोस्ट पार्ट, दिस इज कॉल्ड ओवरी। और ओवरी के अंदर ये स्ट्रक्चर है जिसे हम ओव्यूल कहते हैं। और इनफैक्ट इसी ओव्यूल के अंदर एग प्रेजेंट होता है। ओव्यूल इज नॉट एग, ओव्यूल के अंदर एग प्रेजेंट होता है। तो ये आपका ओव्यूल हो गया, और ओव्यूल के अंदर ये ओव्यूल जैसा स्ट्रक्चर होता है, और इस ओव्यूल के बेस पे यहाँ पे एग प्रेजेंट होता है ना। ये आप नोट जरूर करिएगा। तो ये ओव्यूल हो गया, और ओव्यूल में यहाँ पे एग प्रेजेंट होता है। तो ओव्यूल ओवरी के अंदर वो स्ट्रक्चर है जिसमें एग प्रेजेंट होता है। देयर मे बी वन और मोर देन वन ओव्यूल इन अ ओवरी। तो एक ओवरी में एक या एक से ज्यादा ओव्यूल हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो ओवरी से बनता क्या है, कार्पेल या ओवरी से, है ना, इससे फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। फ्रूट की अगर बात की जाए तो जैसे कि ये एक पाइसम हो गया, मींस ये पाइसम का या पी का फ्रूट हो गया, है ना। तो इट्स अ पी। पी में क्या होता है, इट इज मॉडिफिकेशन ऑफ ओवरी। तो ये पी का फ्रूट है, इट इज मॉडिफिकेशन ऑफ ओवरी। तो ये ओवरी का मॉडिफिकेशन है। इसके अंदर यहां पर बहुत सारे सीड लगे होते हैं। एवरी सीड इज मेड अप ऑफ अ ओव्यूल। तो ये ओवरी जो रही होगी, इसमें बहुत सारे ओव्यूल प्रेजेंट रहे होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर ओवरी में बहुत सारे ओव्यूल प्रेजेंट हो सकते हैं। So ovary may have single or more than one ovule. Is it correct? And every ovule have a egg. Correct है भाई? Yes, sir. ठीक है। अब देखिए ये वाला जो पार्ट है ना, अभी इस अपर पार्ट को हम लोग कहते हैं एंथर। दिस इज एंथर। और ये वाला जो पार्ट है इसको हम फिलामेंट कहते हैं। तो एंथर और फिलामेंट मिल करके, एंथर एंड फिलामेंट, एंथर और फिलामेंट मिलकर के स्टेमेन का फॉर्मेशन करते हैं। स्टेमेन क्या है, स्टेमेन इज अ मेल पार्ट। तो ये मेल पार्ट हो गया और फीमेल पार्ट हो गया। अच्छा, ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो गए। इसके अलावा कुछ एसेसरी ऑर्गन रिक्वायर्ड होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये पेटल्स। सो पेटल्स एसेसरी ऑर्गन है। क्यों भाई? क्योंकि रिप्रोडक्शन के लिए पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि गैमीट ट्रांसफर हो, मतलब कि पॉलिनेशन हो। पॉलिनेशन होने के लिए ये जरूरी है कि इंसेक्ट आए और इंसेक्ट आकर के इसमें बैठे। तो इंसेक्ट क्या होता है, ये पेटल्स इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए यूज होते हैं और ये पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, इसलिए एसेसरी ऑर्गन होते हैं। इन द सेम टाइम जब ये ऑर्गन अपने फॉर्मेशन के स्टेज में होते हैं, प्रिकर्सर के फॉर्म में होते हैं, जब ये डेवलप हो रहे होते हैं, उस समय सेपल्स इनको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो सेपल्स प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, इसलिए ये भी जरूरी है। दे आर आल्सो एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। पेटल्स की बात की जाए, दे हेल्प इन पॉलिनेशन, तो ये भी पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। और इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि सेपल्स एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है, पेटल्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है, सिर्फ कार्पेल और स्टेमेन ही है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। वन मोर इंपॉर्टेंट, अब क्या होता है कि आपका ये जो फ्लावर है, ये फ्लावर एक स्टेम में अटैच्ड होता है। तो आपको भी पता है ये एक्सिस हो गई, और इस एक्सिस में
है ना, यहाँ पे फ्लावर लगा हुआ, ये फ्लावर हो गया। अब देखिए यहाँ पर तो ये वाला पार्ट मैं लिख देता हूँ, इनफैक्ट ये हो गया हमारा स्टेम वाला पार्ट, ये स्टेम हो गया। यहाँ पर जहां से फ्लावर निकलता है, मतलब फ्लावर का बेस जहां पे होता है, जहां से फ्लावर स्टेम से ओरिजिनेट होता है, यहाँ पर छोटा सा एक लीफ जैसा स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं? कैन समबडी टेल मी? ब्रैक्ट, बहुत बढ़िया, ब्रैकेट, शाबाश, ब्रैक्ट। वेरी गुड। इसको हम ब्रैक्ट कहते हैं, है ना। तो हमने पढ़ा था ना फैमिलीज में, ब्रैक्टिएट फ्लावर एंड इब्रैक्टिएट फ्लावर। The entire carpel is female reproductive organ, right? Right, sir. Entire carpet Excuse me, is sir. female reproductive organ. हाँ जी बेटा, सर एक बार ब्रैक्ट मेरे को समझा दीजिए। ठीक है। ब्रैक्टेडियम क्या होता है कि स्टेम से फ्लावर जहां से निकलता है, तो फ्लावर जिस पार्ट से निकलता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेडिसिल कहते हैं। इस वाले पार्ट को पेडिसिल बोलते हैं। वेलकम भाई, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं पेडिसिल, ठीक है। ये पेडिसिल क्या होता है? जहां से जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पे एक लीफ जैसा स्ट्रक्चर होता है, मींस फ्लावर स्टेम से, ये स्टेम हो गया, और स्टेम से फ्लावर जहां से ओरिजिनेट होता है, इस पॉइंट ऑफ ओरिजिनेशन पे, इस पॉइंट ऑफ ओरिजिनेशन पे यहाँ पर एक लीफ जैसा स्ट्रक्चर छोटा सा निकला होता है, इसको हम ब्रैक्ट बोलते हैं। ब्रैक्ट मे बी इन एनी फ्लावर और मे नॉट बी इन एनी फ्लावर। तो जिन फ्लावर में ब्रैक्ट होता है उन्हें ब्रैक्टिएट फ्लावर बोलते हैं, और जिन फ्लावर में ब्रैक्ट नहीं होता उन्हें इब्रैक्टिएट फ्लावर बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने कहा आपसे कि ये वाली जो लाइन है, ये छोटी सी, ये जो स्टेम जैसा स्ट्रक्चर है जिससे फ्लावर जुड़ा हुआ है, निकला हुआ है, ओरिजिनेट हुआ है, इसको अपन बोलते हैं क्या? पेडिसिल। अब उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर इस पेडिसिल में भी कई बार छोटे छोटी लीफ जैसे स्ट्रक्चर ओरिजिनेट हो जाते हैं। तो अगर इस पेडिसिल में आपने ऑब्जर्व किया होगा, नहीं किया तो आप करिएगा, इस पेडिसिल में भी छोटे छोटे ब्रैक्ट जैसे ऑर्गन रिप्रेजेंट हो जाते हैं। इन्हें हम लोग बोलते हैं ब्रैक्टियोल, ब्रैक्टियोल। तो फ्लावर में ब्रैक्ट होता है, ब्रैक्टियोर होता है, और पूरा स्ट्रक्चर जिसमें फ्लावर का लगा हुआ होता है ना, इस पूरे पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? थैलेमस। इतनी इंफॉर्मेशन आप नोट कर लीजिए, ब्रैक्ट, ब्रैक्टियोल एंड थैलेमस। समझ आया क्या सर? थैलेमस और पेडिसिल में डिफरेंस? पेडिसिल, ये देखो ना, ये जो रिसेप्टिकल वाला पार्ट है ना, रिसेप्टिकल, दिस रिसेप्टिकल इज कॉल्ड एक्चुअली थैलेमस, और पेडिसिल यहां से, इसके नीचे वाले पार्ट को, दिस पार्ट इज कॉल्ड पेडिसिल, ओके सर। और दिस पार्ट इज कॉल्ड थैलेमस। इस रिसेप्टिकल को थैलेमस। नोट कर लिया सबने क्या? डन? हो गया भाई? यस सर। ठीक है, तो नोट करेंगे, कैलेक्स एंड कोरोला, calyx and corolla are considered accessory reproductive organ, as they help in reproduction indirectly, ठीक है। बाकी जो बेसिक चीजें थी हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी में काफी डिस्कस किया, काफी डिटेल में डिस्कस किया होता। सो अभी रिप्रोडक्टिव और प्लांट रिप्रोडक्शन के लिए ये सफिशिएंट है ना। किसी को डाउट तो नहीं भाई किसी बात पे, किसी स्टेप पे, कहीं पे? नो सर। तो ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाती है? फ्रूट में। फ्रूट में। ओव्यूल
सीड सीड में, ओव्यूल सीड में, और एग, एग 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 एम्ब्रियो में, है ना। सीड के अंदर क्या होता है? यस सर, एम्ब्रियो होता है। तो एग किस में कन्वर्ट होता है? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो। ठीक है, तो याद रखिएगा ये मैचिंग पूछी जाती है। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सीधे किसे, रिप्रोडक्ट स्टेमेन से, है ना। ठीक, तो मैं इसको, इस पेज को हटा रहा हूँ, रिमूव कर रहा हूँ। ठीक, अब आ जाते हैं स्टेमेन। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। स्टेमेन को अगर हम कंपेयर करें जिम्नोस्पर्म से, टेरिडोफाइट से, तो हम स्टेमेन को कैसे कंपेयर कर सकते हैं? वहां तो स्टेमेन नहीं होते, तो वहां पे स्टेमेन का जो प्रिमिटिव फॉर्म था वो क्या था? तो हम इसे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? माइक्रो स्पोरोफिल। इसे हम माइक्रोस्पोरोफिल कह सकते हैं। वो लीफ जिसमें स्पोर पाए जाते हों। तो स्टेमेन किस चीज का मॉडिफिकेशन है? बताओ भाई, किस चीज का मॉडिफिकेशन है? किस चीज से बना होगा प्लांट? माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोर, राइट, माइक्रोस्पोरोफिल। मतलब प्लांट के किस पार्ट का मॉडिफिकेशन? स्टेम का, लीफ Leaves. का, एपिकल बर्ड का, ऑक्सिलरी बर्ड का? लीफ का। वेरी गुड, नोट करेंगे। स्टेम्स आर modification of, stems are modification of leaf. Stems are modification of leaves. Stems या फिर stamen? Stamen, sorry. Stamens are modification of leaves. We can compare them with microsporophyll. We can compare them with माइक्रोस्पोरोफिल। अब देखो, स्टेमेन के स्ट्रक्चर को हम लोग डिस्कस करते हैं। ये देखो, तो ये रहा स्टेमेन का स्ट्रक्चर। अब ये क्या है? ट्रांसवर्स सेक्शन है एंथर का। देखिए, तो हमने इस पूरे को हमने क्या बोला? माइक्रोस्पोरोफिल। तो माइक्रोस्पोरोफिल पूरे के पूरे स्टेमेन को हमने कहा। अब देखो, यहां पर स्टेमेन के अंदर छोटे छोटे कुछ लोक्यूल्स हैं, लोब्स हैं, जिनके अंदर पॉलन ग्रेन भरे हुए हैं, है ना। तो इनको हम लोग बोलते हैं पॉलन सैक। तो पॉलन सैक को हम लोग किससे कंपेयर करेंगे? स्टेमेन को हमने कहा माइक्रोस्पोरोफिल, पॉलन सैक को हम लोग बोलेंगे माइक्रोस्पोर्स, स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया। है ना, माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर भरे हुए हैं क्या? ये नीट का क्वेश्चन है, इसलिए मैं बता रहा हूं, आपको कंपेयर करना है, ठीक, कंफ्यूज नहीं होना। स्टेमेन को कंपेयर किया माइक्रोस्पोरोफिल से, और यहां पर पॉलन सैक को हमने कंपेयर किया माइक्रोस्पोरेंजिया से, और पॉलन सैक के अंदर भरे हुए हैं पॉलन ग्रेन फील्ड हैं। तो पॉलन ग्रेन को हम लोग बोलेंगे माइक्रोस्पोर्स। राइट। अब देखिए, यहां पर क्या होता है? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया पाई जाती हैं, या 4 पॉलन सैक पाए जाते हैं, मतलब टेट्राड के फॉर्म में पाए जाते हैं। जब एंथर मैच्योर हो जाता है या फुली डेवलप हो जाता है, तो ये पर्टिकुलर लाइन से फट जाता है, रप्चर कर जाता है। जिस लाइन से रप्चर करता है या इसमें स्लिट जैसा जो स्ट्रक्चर बनता है, उस स्ट्रक्चर को हम लाइन ऑफ डेहाइसेंस बोलते हैं। डेहाइसेंस वर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज का मॉइस्चर की वजह से फट जाना, रप्चर हो जाना, ठीक है। सो इसे लाइन ऑफ डेहाइसेंस बोलते हैं। तो एंथर मैच्योर हो जाने के बाद लाइन ऑफ डेहाइसेंस से एंथर फट जाते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया से माइक्रोस्पोर या एंथर बाहर निकल जाते हैं, और पॉलिनेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, करेक्ट? Yes, sir. ठीक है,
अब देखो ये जो लाइन ऑफ डेहाइसेंस है, यहां पर एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए। इस पॉइंट को मैं फिर से अभी जब इसका एनाटॉमिकल, अभी तो हम लोग इसका मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो स्टेमन का हम लोग मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो अभी जब इसकी एनाटॉमी देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। यहां पर देखिए जिस जगह से रप्चर होता है, यहां पर एक पर्टिकुलर टाइप के टिश्यूज पाए जाते हैं। उन टिश्यूज को हम लोग कहते क्या है? उन टिश्यूज को हम लोग बोलते हैं एंडोथीसियम। एंडोथीसियम टिश्यूज की खास बात क्या होती है? दे आर थिन वॉल्ड। इनकी जो वॉल होती हैं ये थिन होती हैं, दे आर थिन वॉल्ड, है ना। एंड दे रप्चर ड्यू टू हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट। तो मैंने आपको बताया था हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है? हाइग्रोस्कोपिक तो जो मॉइस्चर को अब्सॉर्ब करता है। शाबाश, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो देखो अगर कोई चीज मॉइस्चर की वजह से मूवमेंट करती है तो उसको हम हाइग्रोस्कोपिक बोलते हैं। एंडोथीसियम थिन वॉल टिश्यूज होते हैं। यहां पर मॉइस्चर की डेफिशिएंसी हो जाने से या मॉइस्चर कम हो जाने की वजह से ये टिश्यूज रप्चर कर जाते हैं, फट जाते हैं, जिससे कि बाहर निकल आते हैं। तो अगर कोई पूछे, क्वेश्चन ये है, नीट का क्वेश्चन है, लाइन ऑफ डेहाइसेंस में कौन से टिश्यूज पाए जाते हैं? सो दे आर एंडोथीसियम टिश्यूज। कैसे टिश्यूज होते हैं? दे आर सॉफ्ट एंड थिन वॉल टिश्यूज। क्लियर? नोट कीजिए। in line of dehiscence endothecium tissues are found. They rupture due to deficiency of moisture. They rupture due to deficiency of moisture and causes release of pollen grain. Clear? Okay. So every stamen contain tetrad of माइक्रोस्पोरेंजिया, है ना। 4 माइक्रोस्पोरेंजिया पाई जाती हैं। सो वी कैन से एवरी स्टेमन कंटेन टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। क्लियर? ठीक है। Yes, sir. अब आ जाते हैं हम लोग इसके टीएस में। अब देखो जो अब मैं साथ साथ ये बताता रहूंगा कि बोर्ड के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं आपको बताते जा रहा हूँ नीट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है ना। तो अब अगला जो हम लोग डायग्राम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, है ना। बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है कि आप उसका डायग्राम बनाइए या उसको इलस्ट्रेट कीजिए। अगर सिर्फ डायग्राम पूछा गया, दैट विल बी 3 मार्कर क्वेश्चन। अगर वो उसको पूरा इलस्ट्रेशन के साथ में पूछा गया, दैट विल बी 5 मार्कर क्वेश्चन। बट ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो आपसे 3 मार्कर क्वेश्चन इससे पूछे। ठीक है। ये रहा, ये आपके एनसीईआरटी में भी बना होगा। देखो ये जो पार्ट है, दिस इज ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। ये एंथर का टीएस है, टीएस ऑफ एंथर, है ना। देखो अब इसमें क्या है, तो हमने ये देखा कि ये देखो ये एंथर हो गया, है ना। और एंथर के नीचे यहाँ पे अटैच्ड है फिलामेंट। सो दिस इज एंथर, ये है फिलामेंट
एंथर और फिलामेंट दोनों आपस में एक दूसरे से जिस पॉइंट से कनेक्टेड होते हैं, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं क्या? कनेक्टिव। ठीक है, कनेक्टिव वो पॉइंट होता है जहां से फिलामेंट से जाने वाले जाइलम और फ्लोएम एंटर करते हैं एंथर के अंदर, और ये अंदर डेवलप हो रहे टिश्यूज को, या अंदर जितने सारे इसके अंदर ये स्पोर्स डेवलप हो रहे हैं, माइक्रोस्पोर डेवलप हो रहे हैं, उनको डेवलप करने के लिए न्यूट्रिशन को सप्लाई करने का काम करते हैं। तो अगर पूछा जाए व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कनेक्टिव, सो कनेक्टिव का फंक्शन क्या होता है? पहली बात, इट अटैचेस विद एंथर and it provide it supply nutrition to developing pollen grains या developing microspores, right? अब देखो जब हम इसको देखते हैं तो ये कई सारे लेयर का मिलके बना होता है। सबसे जो बाहर की तरफ जो लेयर है, the external layer which is found, this external layer is called epidermis, है ना? इसको हम epidermis कहते हैं। और just a minute, hold on. Give me just 1 second. Look, इसमें जो सबसे बाहर जो लेयर है, एक्सटर्नल लेयर है, इसको हम लोग एपिडर्मिस बोलते हैं। देखो एपिडर्मिस बहुत ध्यान से समझना, जिसको नहीं समझ में आया प्लीज बताना। ये जो एपिडर्मल लेयर है ये प्रोटेक्शन का काम करती है, प्रोटेक्शन। इसके नीचे एंडोथेलियम, अच्छा ये भी कितनी लेयर पाई जाती हैं? एपिडर्मिस दिस इज प्रोटेक्टिव, और ये सिंगल लेयर की बनी होती है, वन लेयर, तो जस्ट वन लेयर की बनी होती है। उसके बाद अगली जो लेयर है एंडोथीसियम की। एंडोथीसियम अभी हमने पढ़ा कि लाइन ऑफ डेहाइसेंस यहीं से जाती है, और ये किसमें हेल्प करते हैं? दे हेल्प इन रप्चर। तो ये रप्चर होने में हेल्प करते हैं, मतलब उसके लाइन ऑफ डेहाइसेंस बनने में हेल्प करते हैं, अभी हमने देखा। उसके बाद मिडिल लेयर्स पाई जाती। कितनी मिडिल लेयर हो सकती हैं? तो यहां पर आप देखिए इसकी एंडोथीसियम की एक लेयर पाई जाती है, वन लेयर। एपिडर्मिस की वन लेयर पाई जाती है। मिडिल लेयर इट मे बी 2 to 3, है ना? इनका भी फंक्शन क्या होता है? दे आर प्रोटेक्टिव। मिडिल लेयर के बाद अब आप देखेंगे चौथे नंबर पर यहां पर टैपिटम पाया जाता है। टैपिटम की भी सिंगल लेयर पाई जाती है, और इसका फंक्शन क्या होता है? इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। इसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल पाई जाती हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल आगे डिवाइड करके इन्हीं से बनते क्या हैं? पॉलन बनते हैं। इन्हीं से पॉलन का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट माइक्रोस्पोर। इससे माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, राइट? इज इट क्लियर? Yes. Yes, sir. तो मैं कुछ पूछूं फिर? Yes, sir. ठीक है, तो प्लीज बताइए मुझे कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है ये हैप्लॉइड होगी, डिप्लॉइड होगी, ये किस तरह की होगी? So diploid. डिप्लॉइड। Sir, haploid. हैप्लॉइड होगी। तो डिप्लॉयड। डिप्लॉइड। Sir, हाँ mother cell तो diploid होएगी। तो डिप्लॉयड। डिप्लॉइड होगी पक्का? ठीक है, ये डिप्लॉइड है, राइट? ये डिप्लॉइड है। तो आप इसको नोट स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए, है ना? ये जो मैंने आपको सामने सामने ऐसे लिखा, आप इसको नोट कर लीजिए कितनी कितनी लेयर पाई जाती है। आपको रटना नहीं है, कोई भी चीज क्राइम नहीं करनी है, चीजें समझनी है। स्ट्रक्चर आपको इलस्ट्रेट करने के लिए अगर आएगा तो आपको ऐसे लिखना है। अभी अपन पढ़ेंगे कि किस तरह से डेवलपमेंट ऑफ एंथर कैसे होता है। तो डेवलपमेंट ऑफ एंथर भी हमें ऐसे समझना है कि आप नीट में आपसे क्या पूछा जाएगा? नीट में आपसे पूछा जाएगा कि एंडोथीसियम लेयर इज मेड अप ऑफ एपिडर्मल सेल, प्राइमरी पैराइटल सेल, आर्चिस्पोरियल सेल, प्राइमरी या ये क्या बोलते हैं एपिकल सेल, किससे बनी होती है? तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे नीट से आएंगे, है ना? तो नीट के क्वेश्चन इस टाइप के होंगे, इसलिए आपको रटना नहीं, आपको समझना है, क्रैम नहीं करना। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, राइट? Yes, sir.
स्क्रीनशॉट ले लिया? ले लिया स्क्रीनशॉट? डन? यस सर। ठीक है, कुछ लोगों की आवाज ही नहीं आ रही है। जुआरिया, इज इट क्लियर टू यू? समझ आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, पक्का समझ में आ रहा है? देव्यम, आर्यन, यस सर। ठीक है, Yes, sir. बोले हैं। तिशा, इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir. ठीक है, मैत्री, समझ आ रहा है? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं कि अब हम देखेंगे कि ये जो लेयर हैं, जो वॉल्स हैं, इनका डेवलपमेंट कैसे होता है। ठीक है, तो आगे हमें देखना है कि आखिर ये जो स्टेमन है, ये इतनी सारी लेयर्स जो बनी, इन लेयर्स का डेवलपमेंट हुआ कैसे। ठीक है, चलिए, तो ये तो आपको समझ में आ गया, आपने नोट इट डाउन कर लिया। और ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, आप डायग्राम के सामने इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, और ये कई बहुत बार पूछा जाता है। सर हाँ जी, बताइए। सर एक बार कनेक्टिव का एक और बार बता देंगे फंक्शन? हाँ बिल्कुल, श्योर श्योर श्योर। देखो, कनेक्टिव का फंक्शन ये होता है, देखो जैसे ये हो गया हमारा एंथर, ये जो पर्टिकुलर पार्ट हमने बनाया ये है एंथर। अब क्या होता है, इस एंथर से अंदर तक यहां तक जुड़ा होता है फिलामेंट। ये हो गया फिलामेंट। फिलामेंट के अंदर जाइलम और फ्लोएम पड़े हुए, ये जाइलम और फ्लोएम, ये यहां तक अंदर तक गए। हम पर्टिकुलर इस पार्ट को कनेक्टिव कहते हैं। ये जो 3D स्ट्रक्चर है ना, इसको हम लोग कनेक्टिव बोलते हैं। तो कनेक्टिव का पहला फंक्शन क्या हुआ कि पहला तो ये काम है, ये फिलामेंट को, है ना, ये फिलामेंट को और एंथर को जोड़ने का काम करता है। इसी से जाइलम और फ्लोएम अंदर एंटर करती हैं, किसमें, एंथर में, और एंथर को किस चीज की सप्लाई देती हैं, न्यूट्रिएंट की सप्लाई देती है। ये कनेक्टिव का फंक्शन होता है। क्लियर? यस सर। ठीक है, तो जाइलम, क्योंकि ये जाइलम फ्लोएम यहीं से एंटर करती है, तो ये कनेक्टिव का फंक्शन होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ, नोट करेंगे, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल। डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल। दिस इज नॉट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर, मतलब डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन। दिस इज नॉट डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन, दिस इज डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल। तो माइक्रोस्पोरोफिल का डेवलपमेंट कैसे होता है, आप देखो, समझते हैं बात। पहले क्या होता है, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, जान नहीं समझ में आया बताइएगा, आई विल टेल यू। पहले क्या होता है कि ये जब एंथर बनना स्टार्ट होता है, तो ये एंथर की प्रिमिटिव स्टेज है। इस तरह से एंथर की प्रिमिटिव स्टेज। एंथर के 4 पॉइंट में अगर इसको हम टीएस इसका काट के देखें, तो आप देखेंगे कि एंथर के 4 पॉइंट्स पे, है ना, 4 अलग अलग पॉइंट्स पे, यहां पर 4 पॉइंट्स पे, 4 डिफरेंट कॉर्नर्स पे, यहां पे एक सेल का डेवलपमेंट होता है। इस सेल को हम लोग बोलते हैं आर्ची स्पोरियल सेल। आर्ची स्पोरियल सेल। तो आर्ची स्पोरियल सेल कहां डेवलप होती है, देखो, ये जो एंथर की सबसे बाहरी वॉल है, इस लेयर को हम लोग कहते हैं एपिडर्मिस या एपिडर्मल सेल। ये एपिडर्मल सेल हो गई। उसके नीचे हो गई आर्ची स्पोरियल सेल, है ना। अब देखिए, इसके नीचे की सेल जो हो गई, इसको हम आर्ची स्पोरियल सेल बोलते हैं।
आर्चीस्पोरियल सेल एपिडर्मस सेल के नीचे की सेल है। तो क्वेश्चन ये है कि आर्चीस्पोरियल सेल कहां डेवलप हुई, किस पार्ट से डेवलप हुई? तो हमारा आंसर होगा आर्चीस्पोरियल सेल डेवलप फ्रॉम हाइपोडर्मल रीजन। कहां से? हाइपोडर्मल रीजन। हाइपोडर्मल माने क्या होता है? एपिडर्मिस के नीचे वाला पार्ट। हाइपो मींस नीचे, है ना, लोअर पार्ट। सो दिस इज द लोअर पार्ट ऑफ एपिडर्मल सेल। तो हाइपोडर्मिस वाले पार्ट में आर्चीस्पोरियल सेल का फॉर्मेशन होता है। 4 अलग अलग पॉइंट पे आर्चीस्पोरियल सेल बनती है। अब देखिए, ये आर्चीस्पोरियल सेल जो होती है ये डिवाइड करती है। कैसे डिवाइड करती है? ये एक आर्चीस्पोरियल सेल है, एक मिनट, दिस इज अ आर्चीस्पोरियल सेल, आर्चीस्पोरियल सेल। आर्चीस्पोरियल सेल में डिवीजन होता है ना? तो अब पहला डिवीजन आप पहले समझेंगे, फिर पूरा का पूरा फ्लो चार्ट आपको नोट करना होगा। आर्चीस्पोरियल सेल में डिवीजन, कैसा डिवीजन हुआ? सिंपल डिवीजन हुआ, जिसको हम माइटोसिस कहते हैं। माइटोसिस बोले तो इक्वेशनल डिवीजन, मतलब कि नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम होंगे वो इक्वल रहेंगे। तो एक डिप्लॉयड आर्चीस्पोरियल सेल 2 सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन वो 2 आर्चीस्पोरियल सेल में नहीं डेवलप होती है। तो ये एक आर्चीस्पोरियल सेल है और ये आपकी एक आर्चीस्पोरियल सेल ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। अब यहाँ पर 2 अलग अलग सेल का फॉर्मेशन हो गया। इसमें से जो नीचे वाली पार्ट होती है उस इस ऊपर वाली सेल को, इस वाली सेल को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी फ्रंट। सही है ना? सबको दिखाई दे रहा है ना? प्राइमरी Yes, पैराइटल sir. सेल। और नीचे वाली जो सेल है Yes. इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। ये जो माइटोसिस हुई, जो इक्वेशनल डिवीजन हुआ, इस तरह का डिवीजन जब होता है तो इसे डिवीजन को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पेरिक्लिनल डिवीजन। कोई बता सकता है पेरिक्लिनल डिवीजन क्या है? कैन समबडी टेल मी व्हाट इज पेरिक्लिनल डिवीजन? तो मैं ये कहूंगा आर्चीस्पोरियल सेल में माइटोसिस के थ्रू एक पेरिक्लिनल डिवीजन हुआ, जिसमें जो आउटर सेल बनी वो प्राइमरी पैराइटल सेल है और जो इनर सेल बनी दैट इज अ प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। कौन बताएगा? आमना, मैत्री, Sir, नहीं पता. देव्यांशी, देव्यम, अनुष्का। देखो समझो क्या है। आप देखिए, जब कोई चीज डिवाइड करे आउटर साइड पे तो उसे हम बोलते हैं पेरिक्लिनल डिवीजन। ठीक है? कैसे? मतलब पेरिक्लिनल क्या मतलब? अगर कोई चीज इस तरह से डिवाइड करे कि उसमें कुछ पेरीफेरी की तरफ डेवलप हो और कुछ अंदर की तरफ डेवलप हो, इस तरह के डिवीजन को हम पेरिक्लिनल डिवीजन कहते हैं। तो जब सेल्स ऐसे डिवाइड होती हैं जिनमें पेरिफेरल पार्ट में कुछ सेल्स ऐड होती हैं, इस तरह के डिवीजन को हम लोग पेरिक्लिनल डिवीजन बोलते हैं। पेरिक्लिनल मतलब पेरीफेरी की तरफ डिवीजन। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो जैसे कोई ऐसी सेल है, Yes, sir. इसमें ये ऐसा डिवीजन हुआ, इसको अपन बोलेंगे पेरिक्लिनल। क्यों? क्योंकि पेरीफेरी की तरफ अब इसमें ग्रोथ होगी। अब अगर कोई ऐसी सेल हो और उसमें डिवीजन इस तरह का हो, कैसे? वर्टिकल, तो मतलब साइड बाय साइड ग्रोथ हो, तो इस डिवीजन को हम लोग बोलेंगे एंटीक्लिनल डिवीजन। क्लियर है भाई? पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल समझ में आ गया? सबको क्लियर है? पेरिक्लिनल डिवीजन बोले तो पेरीफेरी की तरफ, एंटीक्लिनल डिवीजन बोला जाए तो साइड बाय साइड। ठीक है, अब देखिए, तो नेक्स्ट क्या हुआ? पेरिक्लिनल डिवीजन हुआ। इस पेरिक्लिनल डिवीजन की वजह से अब देखो,
अब यहाँ पर दो सेल्स बनी, कौन सी? प्राइमरी पैराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। यहाँ पर जो प्राइमरी पैराइटल सेल है, फर्दर ये मैथ 3 ऐड नहीं हो पा रही। ये जो प्राइमरी पैराइटल सेल है, ये फर्दर फिर से डिवाइड करती है, पेरिक्लिनल डिवीजन होता है इसमें, पेरिक्लिनल डिवीजन होता है इसमें, प्राइमरी पैराइटल सेल में। पैराइटल सेल में पेरिक्लिनल डिवीजन होने की वजह से कई सारी सेल्स का फॉर्मेशन होता है। इसमें सबसे बाहर एक्सटर्नल साइड पे जो सिंगल लेयर बनी वो एपिडर्मल लेयर बनती है, एपिडर्मिस। तो वन लेयर बनती है एपिडर्मिस की, उसके बाद फिर से डिवीजन हुआ, है ना। इससे क्या बना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वन लेयर बनती है एपिडर्मिस की, और यहाँ पे फिर वन लेयर बनती है किसकी? एंडोथीसियम की, एंडोथीसियम की, और 2 to 3 लेयर बनती है मिडिल लेयर, ठीक है। और यहाँ पर एक लेयर बनती है टैपिटम की। क्वेश्चन नीट में पूछा गया था टैपिटम का फॉर्मेशन किससे होता है? तो टैपिटम का फॉर्मेशन प्राइमरी पैराइटल सेल से होता है। इसके बाद नीचे वाली जो आपकी सेल बची, ये बाद में डिवाइड होती है, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू, है ना, या प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। ये आपकी प्राइमरी स्पोरोजिनस जो सेल है, इसी से पॉलन मदर सेल बनेगी, पॉलन मदर सेल का फॉर्मेशन होगा, और इसी पॉलन मदर सेल से पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा, माइक्रोस्पोर या पॉलन का फॉर्मेशन होगा। दिस कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल। क्लियर भाई? ये फ्लो चार्ट sir. आपको बनाना है, और अगर आपसे Yes. पूछा जाए तो देखो, जब भी बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाए आप ध्यान दीजिएगा, ऐसा ना हो कि आपसे पूछा जाए कि डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल और आप लिखे जा रहे हो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस लिखे जा रहे हो। बोथ आर डिफरेंट थिंग। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है कि प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल से पॉलन ग्रेन तक बनने की पूरी प्रोसेस को हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं, कैसे वो हैप्लॉइड पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट हुआ। लेकिन इस कंप्लीट प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल। इस फ्लो चार्ट को आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए, फिर मैं इस बात को लिखा देता हूँ, नोट डाउन करवा देता हूँ, और अगर किसी को कहीं पे डाउट हो तो पूछिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर ये जो फ्लो चार्ट है सर, इसमें जब सेकंड स्टेप आता है जहाँ पे सर आर्किस्पोरियल सेल्स बनते हैं, जहाँ पर 2n बन रहा है सर, एक बार वो वाला स्टेप समझा दीजिए। अच्छा ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, ये तो डिप्लॉयड पूरा का पूरा डिप्लॉयड पार्ट है ना। तो इससे आर्चीस्पोरियल सेल बनी। आर्चीस्पोरियल सेल क्या थी? डिप्लॉयड सेल थी, है ना। आर्चीस्पोरियल सेल 4 अलग अलग पॉइंट पे बनी। ये इनमें थोड़ा सा फूड ज्यादा इकट्ठा हो गया, प्रोटोप्लाज्म डेंस हो गया। उसके बाद क्या है, आर्चीस्पोरियल सेल डिवाइड करती है ना। तो ये माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करती है। तो ये भी प्राइमरी पैराइटल सेल भी डिप्लॉयड सेल होगी और ये भी डिप्लॉयड सेल होगी। तो ये पेरिक्लिनल डिवीजन होता है, मतलब बाहर की तरफ डिवीजन होता है, तो पेरिफेरल डिवीजन है। इसलिए इस डिवीजन को हम पेरिक्लिनल डिवीजन बोलते हैं। तो माइटोसिस का जो टाइप है वो पेरिक्लिनल डिवीजन यहाँ पे हो रहा है। पेरिक्लिनल डिवीजन होने से एक्सटर्नल एक आउटर एक सेल बनी, उसको हमने प्राइमरी पैराइटल सेल बोला, और अंदर की तरफ एक सेल बनी, उसको हमने प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बोला। यहाँ पे प्राइमरी पैराइटल सेल भी डिप्लॉयड है और स्पोरोजिनस सेल भी डिप्लॉयड है। अब क्या होता है, बहुत सारे पेरिक्लिनल डिवीजन होते हैं और एंटीक्लिनल डिवीजन होते हैं। इन पेरिक्लिनल एंटीक्लिनल डिवीजन होने की वजह से किसमें? प्राइमरी पैराइटल सेल में। पैराइटल सेल में डिवीजन होने की वजह से 4 अलग अलग तरह के टिश्यूज का फॉर्मेशन होता है। सबसे बाहर की तरफ एक्सटर्नली जो बनी वो एपिडर्मिस थी, ये सिंगल लेयर की बनती है। उसके नीचे बना एंडोथीसियम, ये भी सिंगल लेयर की होती है। उसके नीचे 2 से 3 मिडिल लेयर बनती हैं, और सबसे अंदर टैपिटम बनता है। इसी साथ में दूसरी तरफ जो नीचे वाले टिश्यूज हैं, इनको प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यूज बोलते हैं। इनमें भी डिवीजन होता है। डिवीजन होकर के पॉलन मदर सेल का फॉर्मेशन होता है, तो ये भी डिप्लॉयड है, पॉलन मदर सेल भी डिप्लॉयड होगी। और फिर इसके बाद फर्दर इसमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है और हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? किसी को डाउट यस भाई? सर। सबको समझ में आ रहा है?
Yes, sir. ठीक है, नए वाले बच्चे साथ समझ में आ रहा है, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, जुआरिया क्लियर बेटा? Yes, sir. ठीक है, किसी को भी, तिशा क्लियर है ना? Yes, sir. ठीक है, किसी को भी कहीं पे भी डाउट हो एकदम फ्रैंकली पूछिए, डोंट हेजिटेट। मैत्री को छूटा तो नहीं है? नहीं सर, ओके, आवाज आ रही है। हाँ अभी अभी आवाज आई, बिकॉज योर इंटरनेट इज वीक एंड यू इंटरड मेनी टाइम, तो मुझे लगा कुछ छूटा हो तो पूछ लेना, ठीक है? तो सबको समझ में आ गया और सबने नोट भी कर लिया फ्लो चार्ट, है ना? Yes, sir. ठीक है, नहीं सर, एक मिनट। हाँ फ्लो चार्ट जरूर नोट करना। देखो मैं आपको बता दूं, यस बोर्ड में नंबर लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे लाते हैं, अभी देखना बोर्ड नहीं हुआ, इस बार भी बता दे रहा हूं, बायोलॉजी में कई सारे बच्चों को हैंडेड आउट ऑफ हैंडेड आएंगे। बोर्ड लिखना कैसे है? सबसे पहले आपको अगर डायग्राम पूछा जाए, डायग्राम बनाना है। आपको ये नहीं कहना कि अरे सर इस क्वेश्चन में डायग्राम नहीं पूछा गया था, ये कहा ही नहीं गया था कि ड्रॉ द वेल लेबल डायग्राम, तो मैंने नहीं बनाया। इफ यू वांट 5 आउट ऑफ 5, सो व्हाट यू हैव टू डू, डायग्राम ड्रॉ करो, फ्लो चार्ट सबसे पहले बना दो। ये जो मैंने बनाया बिल्कुल एज इट इज, इसको चेप देना जाके, ठीक है? उसके बाद लिख दो। अगर पूरे नहीं नंबर आए तो आप मेरे से पूछना। दिस इज द बेस्ट टेक्निक टू राइट द आंसर। और डायग्राम बायोलॉजी में पुट एज मच एज डायग्राम यू कैन, जितने आप बना सकते हो। डायग्राम ऑलवेज पे यू बेटर मार्क्स। हो गया भाई? Yes, sir. ठीक है, तो चलिए नोट कीजिए अगर सबका हो गया। सर। सर हाँ हाँ, सर एक बार वो पेरी क्लिनिकल डिवीजन एक बार फिर से बता दीजिए। देखो क्या होता है ना, मैं नेक्स्ट पेज में बता देता हूँ। पेरिक्लिनिकल डिवीजन क्या होता है? सपोज दैट कि ये कुछ सेल्स का मास है, मान लो, है ना? तो ये सेल्स हैं, है ना? ये सब सेल्स हैं। अब सेल में डिवीजन हो रहा है। अगर इसमें डिवीजन इस टाइप का हो, ऐसे, ये डिवीजन हुआ ऐसे, है ना? और इसमें सेल्स जब एड ऑन हुई, तो देखो सेल्स कहाँ एड ऑन हुई? बाहर की तरफ और अंदर की तरफ। इस तरह से अगर कोई डिवीजन हो रहा है, इस डिवीजन को हम लोग क्या बोलेंगे? पेरिक्लिनल डिवीजन। तो पेरिक्लिनल डिवीजन में हमेशा क्या होता है? एक सेल एक्सटर्नली ऐड की जाती है बाहर की तरफ और एक सेल इंटरनली। तो एक सेल इस डायरेक्शन में ऐड होगी और एक सेल इस डायरेक्शन में। तो पेरिक्लिनल डिवीजन भी इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ माइटोसिस। तो एक डिप्लॉइड सेल से दो डिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होगा, लेकिन ये पेरीफेरी की तरफ ऐड ऑन होगी। ऐसे डिवीजन को हम पेरिक्लिनल बोलते हैं। दूसरा डिवीजन होता है एंटीक्लिनल। देखो अब ये एक सेल थी, अब इसमें क्या हुआ? इसमें डिवीजन ऐसे हुआ, किस तरह से? यूं, ऐसे डिवीजन। तो एक सेल इस साइड में बनी, एक सेल इस साइड में बनी, ऐसे डिवीजन हुआ। एक सेल इस साइड में, एक सेल इस साइड में। तो क्या होता है जब कोई सेल ऐसे डिवाइड करती है, ये एक सेल हो गई, और इस सेल में एड ऑन ऐसे होता है, साइड बाय साइड लेटरल एड ऑन होता है। इस तरह के डिवीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटी क्लिनल डिवीजन बोलते हैं। एंटी क्लिनल डिवीजन भी जो होता है, हम प्लांट में टर्म यूज करते हैं, है ना? ये डिप्लॉइड सेल का ही फॉर्मेशन होता है। तो ये भी एक तरह का माइटोसिस है, लेकिन माइटोसिस में हमने प्लेन के बेसिस पे डिवीजन को डिवाइड किया। तो दो तरह के डिवीजन है, पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल। क्लियर है मैत्री? यस सर, एक मिनट से नोट। हाँ नोट कर लो। बोथ आर इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल है।
सर एक बार सर पहली वाली स्लाइड लगा देंगे, उसमें वो प्रोसेस लिख। हाँ हाँ लगाता हूँ, मैं वही लिखवाने वाला हूँ। डन। डन, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है, नोट करेंगे। अब नोट करना इसको स्टार्ट कीजिए। डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल नोट करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ pollen sac, development of pollen sac takes place with differentiation of archisporial cell in hypodermal region. Full stop. Archisporial cell divide by periclinal division. Archisporial cell divide by periclinal division and gives rise to outer primary parietal cell and inner primary sporogenous cell full stop. Next point. So inner primary sporogenous cell. Next point. Primary parietal cell divide periclinal and anticlinal fashion. Periclinal and anticlinal fashion to form concentric layer of pollen sac. Full stop. The layers consist of single layer. The layers consist of single layer epidermis, comma, single layer endothecium. हाँ सर एक बार पेरिक्लिनल एंड एंटीक्लिनल से रिपीट कर दीजिए। primary parietal cell divide in periclinal and anticlinal fashion. Full stop.
the layers are consist of single layer epidermis, comma, single layer endothelium, single layer epidermis, next point, 2 or 3 layer, So, हाँ sorry sir, आज मेरा नेटवर्क खराब है सर, फैशन के बाद से रिपीट कर। pericline and anticline fashion, they gives rise concentric layers of single layer epidermis, single layer endothelium, 2 to 3 middle layer and 1 tapetum and 1 tapetum layer, फुल स्टॉप। इनके फंक्शन क्या होते हैं वो तो मैं बता ही चुका हूं आपको, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, एक लास्ट पॉइंट लिखेंगे, द सेल्स ऑफ primary sporogenous tissue, the cells of primary sporogenous tissue further divide and gives rise diploid sporogenous tissues, diploid sporogenous tissues, ब्रैकेट में लिख लेना, pollen mother cell। बताओ भाई लोगों, क्लियर है? किसी को कहीं पे डाउट? किसी को कहीं पे भी कोई डाउट हो? जो पुराने बच्चे हैं वो सब जानते हैं मुझे अच्छी तरह से, तो इसलिए वो फ्रैंकली पूछ लेते हैं। नए बच्चों को भी बता दूं, एकदम बिंदास होकर पूछिए अगर आपको कहीं भी कोई बात नहीं समझ में आई, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वो कितनी बेसिक से, इससे बेसिक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। आपको कितनी भी बेसिक चीज अगर नहीं समझ में आई, यू कैन आस्क मी। अगर आपको ये नहीं समझ में आया कि माइटोसिस क्या है, मियोसिस क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ फॉर सेक ऑफ एग्जांपल, इफ यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज माइटोसिस एंड मियोसिस, इवन अगर आपको वो भी नहीं आता तो भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। लेकिन जबरदस्ती में हाँ नहीं बोलना, है ना, कि सभी लोग हाँ बोल दिए, हम भी हाँ बोल दिए, ठीक है, राइट, डन। Yes, sir. Done. ठीक है, ग्रेट। तो अब देखो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मतलब माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है ना। तो कैसे माइक्रोस्पोर मतलब पॉलन ग्रेन कैसे बनते हैं, तो नोट करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, गिव मी 1 सेकंड। Where is माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? ठीक है, देखो अब देखो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होती है, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन, दिस इज फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। तो हम लोग देख लेते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस।
देखो, तो अभी नीचे वाला भूल जाओ, अभी ऊपर वाले की हम लोग बात करेंगे सर, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब आपको क्लियर दिख रहा है ना सबको? देखो यहाँ पे क्या होता है, अभी हमने कहानी कहाँ तक पढ़ी, अभी हमने कहानी यहाँ तक पढ़ी है ना, ये अंदर पॉलन सैक है और पॉलन सैक के अंदर इस तरह से ये माइक्रो स्पोरोजेनस टिश्यूज है। तो ये सब हमारे स्पोरोजेनस टिश्यूज है, दे ऑल आर स्पोरोजेनस। अरे हाँ, अच्छा ये कौन बदमाश बच्चा है? स्पोरोजेनस टिश्यू, स्पोरोजेनस टिश्यू, तो इन्हें हम स्पोरोजेनस टिश्यूज बोलते हैं, है ना। अब इन्हें स्पोरोजेनस, ये जो स्पोरोजेनस टिश्यूज हैं इनमें ये डिप्लॉयड है, यहां तक हमने पढ़ लिया। अब इसमें से क्या होती है, कुछ सेल्स है ना, उनका साइटोप्लाज्म डेंस हो जाता है और वो फूड कलेक्ट कर लेती हैं, बाकी सेलों से उनका प्रोटोप्लाज्म डिफरेंट होता है, इसलिए आप उनको बाकी सेल से, बाकी स्पोरोजेनस सेल से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हर स्पोरोजेनस टिश्यूज, हर स्पोरोजेनस सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल में नहीं कन्वर्ट होती है। इनमें से स्पोरोजेनस टिश्यूज में से कुछ सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हो जाती है और ये डिप्लॉयड होती हैं। तो ये है माइक्रोस्पोर मदर सेल, है ना। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, इन्हीं को हम लोग माइक्रोस्पोरोसाइट भी कहते हैं, वी कॉल देम माइक्रोस्पोरोसाइट। तो हम इन्हें माइक्रोस्पोरोसाइट भी बोलते हैं, ये डिप्लॉयड होती हैं। तो माइक्रोस्पोरोसाइट डिप्लॉयड होती है, इन्हीं को हम माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलते हैं। इनमें मियोसिस होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है। तो डिप्लॉयड सेल, हमें पता है कि एक डिप्लॉयड सेल जब मियोसिस होती है तो इसको हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम के नंबर आधे हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं, तो 4 माइक्रोस्पोर्स में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये चारों माइक्रोस्पोर अभी एक मटेरियल से कनेक्टेड होते हैं, इस मटेरियल को हम लोग बोलते हैं कैलोज। तो कैलोज जैसा एक मटेरियल होता है जिससे एक साथ जुड़े हुए होते हैं, इनको हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद क्या होता है, फिर से माइटोसिस होती है। माइटोसिस होने के, मियोसिस होने के बाद अब क्या होता है, माइटोसिस होती है। अब क्या होता है, ये हर सेल 2 सेल में डिवाइड हो जाती है, जिसमें से ये जो माइटोसिस होती है, इट इज अनइक्वेशनल डिवीजन। आप देखेंगे इसमें एक बड़ी सेल, क्यों अनइक्वेशनल, क्योंकि यहाँ पे इक्वल डिवीजन नहीं होता, इक्वल साइज की सेल का फॉर्मेशन नहीं होता। सो दिस माइटोसिस इज अनइक्वेशनल, क्योंकि यहाँ पे इक्वल सेल नहीं बनती। यहाँ पे एक सेल में माइटोसिस हुई और एक लार्ज सेल बनती है, बड़ी सेल, और एक छोटी सेल बनती है। द लार्ज सेल इज कॉल्ड ट्यूब सेल्स, या इसको हम ट्यूब, ये ट्यूब न्यूक्लियस हो गई, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूब सेल कहते हैं, ट्यूब सेल, या इसी को हम वेजिटेटिव सेल बोलते हैं, और ट्यूब सेल बोलते हैं, या इसी को हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। और एक छोटी सेल बनती है, स्मॉल सेल, दिस स्मॉल सेल इज कॉल्ड जनरेटिव सेल, ठीक है, दिस इज स्मॉल वन। तो 2 सेल बनती है जनरेटिव सेल। फर्दर यही जनरेटिव सेल डिवाइड करती है, और ये जनरेटिव सेल डिवाइड करके 2 स्पर्म का फॉर्मेशन करती है, 2 स्पर्म इससे बनते हैं जनरेटिव सेल से। मेरा क्वेश्चन है आपसे कि माइक्रोस्पोर जब रिलीज होता है, मतलब जब पॉलिनेशन होता है या पॉलन रिलीज होता है, तो वो कितने सेल के स्टेज में होता है, 2 सेल स्टेज, 1 सेल स्टेज, 3 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, बताओ। और अगर कोई डाउट हो तो पूछिए। सर 1 सेल स्टेज 2 सेल स्टेज का क्या मतलब? मैंने कहा कि देखो, पॉलन एक एंथर से निकल के उड़ा और किसी स्टिग्मा में गिरा के, जब पॉलन एंथर से रिलीज हुआ, तो वो जो पॉलन ग्रेन था वो सिंगल सेल स्टेज में था, एक सेल से बना था, 2 सेल स्टेज में था, 2 सेल से बना था, 3 सेल से बना था, या 4 सेल से बना था? सर उसमें ट्यूब सेल भी होएगा और जनरेटिव सेल?
भी होएगा, तो 2 सेल से बना होएगा। 2 सेल से बना होगा। अच्छा मैत्री, आई एम आस्किंग फॉर माइक्रोस्पोर 3 नॉट मेगास्पोर। 3 सेल में होगा कैसे? हाँ, क्योंकि उसमें 2 स्पर्म्स हैं सर। जनरेटिव सेल 2 स्पर्म्स में कन्वर्ट हो जाता है। गुड लॉजिक, गुड लॉजिक, वेरी स्मार्ट। तो लॉजिक तो सही था आपका, ठीक है, काफी हद तक आपका लॉजिक सही है। और कोई बताएगा? एनीवन एल्स? ये कौन है बाहर, कौन हो गया भाई? बताओ भाई। मैत्री, साध, तिशा, ज्वारिया, देव्यांशी, देव्यम, आर्यन, आमना, बताओ भाई। अनुष्का, अनुष्का का भी नेट वीक चल रहा है। बोलो 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 भाई, बताओ भाई। सर आपको रिपीट कर देंगे 1 सेल स्टेज वाली हाँ बात? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं अच्छा ये रिपीट करना है या क्वेश्चन रिपीट करना है? दोनों। अच्छा दोनों रिपीट करना, चलो पहले ये रिपीट कर देते हैं फिर क्वेश्चन पूछते हैं। देखो मैंने बताया कि यहाँ तक स्पोरोजेनस टिश्यू था। स्पोरोजेनस टिश्यू में क्या हुआ कि इसमें से कुछ सेल्स हो गई जिनकी साइटोप्लाज्म, जिनका प्रोटोप्लाज्म डेंस हो गया, फूड ज्यादा कलेक्ट हो गया, तो और बाकियों से साइज में भी लार्ज हो गई, तो उनको हमने माइक्रोस्पोर मदर सेल कहा। ये भी डिप्लॉयड होती है। इन्हीं माइक्रोस्पोर सेल, मदर सेल को अपन माइक्रोस्पोरोसाइट भी बोलते हैं। फिर क्या होता है, इसमें मियोसिस होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं। और हमें पता है कि जब भी मियोसिस होता है तो एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। तो इसी तरह से एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन हुआ या 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हुआ। ये 4 माइक्रोस्पोर आपस में अभी एक दूसरे से चिपके हुए हैं। जिस मटेरियल से चिपके हुए हैं उसको अपन बोलते हैं कैलोज। ये एक सीमेंटिंग मटेरियल होता है। अब इन चारों के अंदर माइटोसिस होती है। ये जो माइटोसिस होती है या अनइक्वेशनल डिवीजन है। क्यों? क्योंकि माइटोसिस में हमेशा इक्वेशनल डिवीजन होता है, इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं और इक्वल साइज की सेल बनती है। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो इक्वल है, माइक्रोस्पोर भी हैप्लॉइड है और ये भी हैप्लॉइड है, लेकिन फर्क इतना यह है कि यहाँ पे एक बड़ी सेल बनती है और एक छोटी सेल बनती है। जो बड़ी सेल बनती है उसको हम ट्यूब सेल कहते हैं या वेजिटेटिव सेल बोलते हैं, और इसके अंदर जो न्यूक्लियस है इसको ट्यूब न्यूक्लियस कहते हैं। जो छोटी सेल बनती है इसको हम जनरेटिव सेल बोलते हैं या जर्मिनल सेल बोलते हैं, और इसी से डिवीजन होकर के 2 स्पर्म का, 2 हैप्लॉइड स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ये तो थी प्रोसेस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मेरा क्वेश्चन आपसे था कि जब पॉलन रिलीज होते हैं तो 2 सेल स्टेज में होते हैं, 3 सेल स्टेज में होते हैं, 4 सेल स्टेज में होते हैं या सिंगल सेल स्टेज में होते हैं पॉलिनेशन के टाइम पे? देखो भाई, टेट्राड नहीं, ये टेट्राड अलग होकर के पहले माइक्रो पॉलन ग्रेन में बनता है, उसके बाद 70% ऑफ एंजियोस्पर्म में माइक्रोस्पोर या पॉलन 2 सेल स्टेज में रिलीज होते हैं। लेकिन इन रेस्ट ऑफ 30% ऑफ एंजियोस्पर्म दे आर रिलीज्ड इन 3 सेल स्टेज। नोट कर लीजिए। एक और खास बात, ये क्वेश्चन भी नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑर्किड में और कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस कोई जानता है क्या? कोई बुद्धिजीवी आप में से, यानी रिसर्चर? कैलोट्रोपिस क्या होता है? देखा सबने होगा। कैलोट्रोपिस और ऑर्किड में क्या होता है, ये पॉलन ग्रेन अलग अलग नहीं होते और एक इस तरह के स्ट्रक्चर के फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं, ठीक है ये, और इसमें बहुत सारे पॉलन सेल आपस में जुड़ी होती है। इसको हम पॉलिनियम कहते हैं। पॉलिनियम, पॉलिनियम, दिस इज कलेक्टिव पॉलन ग्रेन और पॉलन सेल्स, है ना। और ये ऑर्किड और कैलोट्रोपिस में पाए जाते हैं। ये नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कैलोट्रोपिस देखो क्या होता है। अच्छा वो देखा है, वो बचपन से आप देखते हो आए हो, कुछ सीड होते हैं जो पैराशूट वाले सीड होते हैं, व्हाइट व्हाइट से होते हैं, आजकल गर्मियों में खूब उड़ते फिरते हैं। और यस सर, वो यस सर, यस सर, जिस देखा है। प्लांट से निकलते हैं उसमें आप छुओगे तो उसमें लेटेक्स निकलता है, मिल्क जैसा यस निकलता सर। है ना हाँ सर। भैया, उसी यस को सर, यस कैलोट्रोपिस सर। कहते हैं। उसे हिंदी में मदार का पेड़ लोग बोलते हैं और उसे कैलोट्रोपिस कहते हैं। लोग बोलते हैं वो पॉइजनस होता है ना, उसी को कैलोट्रोपिस कहते हैं। ऑर्किड में यस आपको सर। बता ही चुका हूं इतनी बार, ठीक है ना। तो नोट कर लिया आप लोगों ने प्रोसेस।
सर ये अपने पोलिनियम क्या लिखा है? पोलिनियम कहते हैं इस स्ट्रक्चर को। पोलन ग्रेन कंबाइंड होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं, इस तरह से अलग अलग नहीं होते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर रिलीज होता है पॉलिनेशन के टाइम में, ऑर्किड में और कैलेट्रोपिस में। इसको हम पोलिनियम कहते हैं इस स्ट्रक्चर। सर बोलो बोलो। आपने ट्यूब सेल और जनरेटिव सेल के नीचे कुछ लिखा था, वो सब गायब हो गया। हाँ अब आ गया। ओके अच्छा, ये स्पर्म सेल। सर मुझे एक और बात पूछनी थी। हाँ पूछो पूछो। सर जो जिस डायग्राम के ऊपर 3 लिखा हुआ है, जो माइक्रोस्पोर वाला डायग्राम है, उसके अच्छा बाद ये, सर आपने बोला है कि अनइक्वेशनल माइटोसिस होता है। हाँ अनइक्वेशनल माइटोसिस होती है। क्यों? सर क्योंकि लेकिन मतलब, हाँ जी सर पहले आप बता दीजिए। देखो, माइटोसिस में नॉर्मली क्या होता है, माइटोसिस नॉर्मली इक्वेशनल होता है। क्यों? कि उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी इक्वल रहते हैं और बनने वाली दोनों डॉटर सेल का साइज भी इक्वल होता है। होता है कि नहीं होता है? जी सर, जी सर। यहां पर क्या हो रहा है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो इक्वल है, हैप्लॉइड है यहां भी, लेकिन साइज क्या है, एक बड़ा है एक छोटा है। यस सर। तो इक्वल तो नहीं हुआ ना, डिवीजन कैसा हुआ, अनइक्वल हुआ। अनइक्वल। तो हम इसे क्या बोलेंगे, अनइक्वेशनल माइटोसिस। अभी क्लियर है? हाँ ये अब समझ में आ गया सर। ओके। तो नोट कर लिया भाई सबने? डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, टीएस ऑफ पोलन सैक, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ पोलन, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये छोटे 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 क्वेश्चन जो अपन पूछते जा रहे हैं, मैं पूछता जा रहा हूं, ये क्वेश्चन आपके नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो भाई साहब बोर्ड में इससे 100% क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए डायग्राम आप बना के रखिएगा और आपको आना चाहिए ऐसे स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैं दिखा रहा हूं आपको। देखो मैत्री, अनइक्वेशनल का मतलब होता है, देखो यहां पर क्या होता है कि माइटोसिस हुई इस पॉलन ग्रेन के अंदर, तो इसमें भी हैप्लॉइड थे और इसमें भी 2 हैप्लॉइड सेल बनी, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो इक्वल है। लेकिन माइटोसिस में साइज दोनों सेल का इक्वल नहीं है। यहाँ पे ये बड़ी है, वेजिटेटिव सेल बड़ी है, तो एक पॉलन माइक्रोस्पोर में जब माइटोसिस हुई तो 2 अनइक्वल साइज की सेल बनी, इसीलिए हम इसको बोलते हैं अनइक्वेशनल माइटोसिस। एक बड़ी बनी, एक छोटी सेल बनी। यस सर, थैंक यू सर। वेलकम। चलिए नोट कीजिए अब इसको। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हेडिंग है, डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम, सर हेडिंग क्या बताइए आपने, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? हाँ जी बेटा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम स्पोरोजेनस टिश्यूज और माइक्रोस्पोर और माइक्रोस्पोर मदर सेल is called microsporogenesis. सर क्या सर, अब माइक्रोस्पोर मदर सेल का रिपीट कर दीजिए प्लीज। Is called microsporogenesis. Full stop. नेक्स्ट अंडरलाइन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द माइक्रोस्पोरोसाइट सेल्स आर connected with each other by plasmodesmata. सर कनेक्टेड विथ Each other
by Plasmodesmata. तो माइक्रोस्पोरोसाइट एक दूसरे से डेवलप है, मतलब इंटरकनेक्टेड। इसके बाद क्या होगा, इन्हीं माइक्रोस्पोरोसाइट के अंदर, माइक्रोस्पोर मदर के अंदर, यहां पर एक मोटी सी लेयर इंटरनली डेवलप होने लगेगी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैलोस लेयर। ये कैलोस की वॉल इंटरनली डेवलप होती है माइक्रोस्पोरोसाइट के अंदर। तो नोट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, ईच माइक्रोस्पोरोसाइट डेवलप internal layer of callose which breaks connections between microspore mother cell, which break connection between microspore mother cell. Next point, microspore mother cell divide by meiosis. Microspore mother cell divide by meiosis and gives rise 4 haploid microspores and gives rise 4 haploid microspores. Full stop. They are still connected by callose. They are still connected by callose and called microspore tetrad. Next point, further microspore separate from each other. Full stop. इसी में लिखेंगे, tapetum provide enzyme. Sir, please pardon. Tapetum provide enzyme and other nutrient by this way microspore develop external thick wall. By this way microspore develop external thick wall called axine. Full stop. Last point, सर एक्साइन की स्पेलिंग क्या होगी? EXINE, ये लिखा कोने में, EXINE, एक्साइन। एक्साइन पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर मैं नेक्स्ट क्लास में अच्छे से आपको बता दूंगा। एक्साइन क्या होती है, एंटाइन क्या होती है, एक्साइन किसका बना होता है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, है ना। एक पॉइंट और लिखेंगे, बिफोर रिलीज each pollen divide by
before release, each pollen divide by mitosis, which is unequational division, and gives rise larger tube cell and a smaller generative cell. नीचे लिखेंगे नोट, नोट में फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे कैलोट्रोपिस एंड ऑर्किड, कैलोट्रोपिस and orchid form a special structure called pollinium. Calotropis and orchid form a special structure called pollinium, where microspore, where all microspore, where all microspore of a anther, where all microspore of anther lobe remains united. Full stop. नोट में ही नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे in 70% of angiosperm, in 70% of angiosperm, pollens are released in 2-cell stage and Pollens are released in 2-cell stage and in 30%, in rest 30%, 3-cell stage. Is it clear to everyone? सबको समझ आया? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? yes sir. ठीक है, एकदम पक्का? हाँ. Yes sir. टू सेल स्टेज क्या होता है? 2-cell स्टेज देखो ना बेटा, 2-cell स्टेज में जब पॉलन ग्रेन रिलीज हुआ तो एक ट्यूब सेल है, वेजिटेटिव सेल है, दूसरी जनरेटिव सेल, तो 2 सेल हो गई ना, है ना? कुछ में क्या होता है, रिलीज होने से पहले जनरेटिव सेल फिर से डिवाइड कर जाती है, तो 3-cell स्टेज में क्या हो जाएगा, एक वेजिटेटिव सेल और 2 स्पर्म सेल. क्लियर? यस सर. ठीक है, और बताओ तिशा? सर तो इसका मतलब मैंने सही बताया था. हाँ सही बताया था आपने, अभी तो मैं बोल रहा था, आपका लॉजिक अच्छा था. तिशा? यस सर. क्लियर बेटा? हाँ जी, हाँ जी. ठीक है, जुआरिया? yes sir, clear है. देव्यांशी बोलो बेटा, समझ आया? साध? Yes sir. समझ आता. आर्यन, यू आर साइलेंट दिस टाइम, व्हाट हैपेंड? Yes, तुम्हें sir. किसने दबा के रखा मेरे भाई? कम बोल रहे हो इस बार. लास्ट टाइम तुम्हारा रिस्पॉन्स आता था 11th में. है देव्यम, क्लियर है भाई? यस सर. ठीक है, तो ये था हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. अच्छा एक चीज, एक डायग्राम और दिखाऊंगा जाते जाते. घर जाना, घर पे पढ़ना, और अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो नेक्स्ट क्लास में मेरे से पूछना. है क्या डायग्राम मेरे पास? हाँ है, आई हैव इट.
देखो ये नीट के लिए प्योरली टेट्राड कितने टाइप का हो सकता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड, ये सब आपस में एक दूसरे से कैलोज में जुड़े हुए हैं। जब ऐसा होता है 3 बाहर एक पीछे की तरफ है, इसको बोलते हैं टेट्राहीड्रल स्टेज। तो माइक्रोस्पोर टेट्राड टेट्राहीड्रल हो सकता है, ये टेट्राहीड्रल है। जब चारों साइड बाई साइड हो, आइसोबाइलेटरल बोलते हैं, एक बड़ी 2 छोटी और एक पीछे, डेकिसेट। ये वाला स्ट्रक्चर टी की तरह दिखाई देता है, इसको टी शेप बोलते हैं। और ये लीनियर। माइक्रोस्पोर टेट्राड 5 तरह के हो सकते हैं। टेट्राहीड्रल, ये पूछा हुआ नीट में कई बारी क्वेश्चन, आप देखिएगा आपको क्वेश्चन ये मिलेगा। जो 30 और 70 वाला बताया वो भी क्वेश्चन ऑलरेडी फैक्ट के फॉर्म में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। जो मैंने आपको लिखा है कि कैलोज से माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर कैलोज डेवलप होता है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो टेट्राहीड्रल, आइसोबाइलेटरल, डेक्यूसेट, टी शेप और लीनियर। माइक्रोस्पोर टेट्राड 5 तरह के हो सकते हैं किसी भी एंजियोस्पर्म। दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर्स इन टेट्राड। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। डन? Yes, Yes, sir, sir, done. done. ठीक है, तो सबको समझ में आ गया और सबका नोट भी हो गया है ना? ठीक है, अभी भी किसी को कोई डाउट हो पूछे, और नेक्स्ट क्लास पे हम लोग स्टार्ट करेंगे। हेडिंग आप डाल लो, आप क्या पढ़ोगे है ना, मैं आपको बताऊंगा जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, और स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन आपको बताना है, ये एक्स्ट्रा बताना है, ठीक है ना, ऐसे नोट कर लो। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, और एक्स्ट्रा एक चीज मुझे बतानी है, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। ठीक है भाई? Yes, sir. Thank you. ओके, सो मिलते हैं। Bye, sir. बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। Thank you, sir. बाय Good बाय night, sir. Thank you. बाय बेटा, बाय बाय।